नेक्स्ट हमारा सबसे पहला अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा सिंपल प्रीपोजिशंस। इसमें हम सबसे पहले प्रीपोजिशन को लेंगे एट। आपको पता होना चाहिए कि एट का यूज क्या क्या होते हैं या एट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दे, आपको बोलना है एट होम। होम के पहले हमेशा क्या लगता है? एट लगता है। टू होम बाय होम नहीं होता, क्या होता है? एट होम, घर पर होना। जैसे वो तो अभी ऐसा लगता है कि वो घर पर ही होगा, तो कैसे बोलेंगे? इट सीम्स दैट ही विल बी एट होम, है ना? तो एट होम लगाइए। जैसे अगर मान लो बोले मैडम अगर ये बोले कि वो मेरे घर पर होगा, तब क्या लगाना है? तो देखो अभी होम के पहले क्या आ गया? माय होम, मतलब पजेसिव केस जुड़ गया। अगर ये माय आवर हिज हर योर आ जाए, पजेसिव केस आ जाए, तो एट नहीं लगता बेटा, तब टू लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। होम है तो एट होम, फिर से होम है तो एट होम, और होम नहीं है तो फिर माय होम है, अवर होम है, तो टू लगाइए आप। क्लियर इतनी बात? अब आगे की बात सुनिए। अब जैसे हम लोगों ने 7th 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, बेसिक क्लियर होंगे ना बेटा, तो आप बड़े बड़े प्रीपोजिशंस बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एट के यूजेस पता होना चाहिए। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, छोटे स्थान, वार्ड मोहल्ला, है ना, या फिर जैसे किसी सिटी का नाम बताना हो, छोटा शहर है, तो आप क्या लगाइए? एट लगाइए। जैसे किसी ने कहा मैं छिंदवाड़ा में रहता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई लिव एट छिंदवाड़ा। अब आप कहेंगे मैडम क्या आपके हिसाब से छिंदवाड़ा छोटा शहर है? तो बेटा देखो मैंने अभी क्या लिखा? छिंदवाड़ा, इतना लिख के छोड़ दिया। मैं इसके आगे भी तो सेंटेंस बढ़ा सकती हूँ ना, इन एमपी, इन इंडिया। तो इंडिया और एमपी के आगे छिंदवाड़ा कैसी यूनिट हो गई? हाँ, समझ गए। तो छोटी यूनिट के पहले आपने क्या लगा दिया? एट, और बड़ी यूनिट के पहले हम क्या लगाते हैं? इन। तो अगर इसको और आगे बढ़ाना हो तो हम कह सकते हैं इन एमपी, या इन मध्य प्रदेश, या इन इंडिया, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को ऐसा बोले, आई लिव एट राजपाल चौक, अब राजपाल चौक कैसी यूनिट हो गई? छोटी। कहां पे? तो बोले इन छिंदवाड़ा। तो अब राजपाल चौक के आगे छिंदवाड़ा कैसी यूनिट हो गई? बड़ी यूनिट। तो छोटी यूनिट के साथ एट लगाइए, बड़ी यूनिट के साथ इन लगाइए। परंतु कभी भी कहीं भी किसी भी कंट्री का नेम आ जाए, इंडिया, तो इन ही लगता है। स्टेट का नाम आ जाए, राज्य का नाम, तो भी इन ही लगाइए। ये रूल में ही है ना। चलो ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे जब हम टाइम की बात करें, समय की, और समय भी कैसा होना चाहिए? बजे वाला, 2 बजे 3 बजे, यानी एकदम हिंदी में लिख के बता रही हूं, घड़ी के बजे। जैसे आपने कहा 2 o'clock, है ना, तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो ऐसा ओ क्लॉक वाला टाइम जब भी आए तो आपको क्या लगाना है? एट। कई बारी पेपर में ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा होगा क्या मैडम आप 7th 8th टाइप का पढ़ा रहे हैं, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है। तो बेटा आने दो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आता है। मैं आपको इवन ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए भी रेडी हूं। अभी आप इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज की क्लास में, तो ये क्वेश्चन पेपर में है, अभी 2023-24 के पेपर में है। क्या लिखा है? ऑन लिख दिया, 8 o'clock। लो, तो पढ़ने में क्या लगता है? ऑन 8 o'clock। सबको पता है कि ओ क्लॉक के पहले एट लगाते हैं, पर एट लगाते हैं, एट नहीं लगाते। आप बोले मैडम घड़ी में और भी तो बजते हैं ना, 12 भी बजते हैं, 11 भी बजते हैं। बेटा पेपर सेटर की घड़ी में सिर्फ 8 बजते हैं। तो आपको बताना है ऑन नहीं, एट 8 o'clock। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे किसी ने बोला आई टेक लंच एट 1 o'clock। मैं 1 बजे लंच लेता हूं, तो कब लेता है भैया? 1 बजे। तो समय बताने वाले शब्दों के साथ हाँ एट लगाते हैं। ऐसे ही इसके आगे और चलते हैं। तो पहला यूज हो गया, छोटे स्थान के साथ आप क्या लगाइए? एट लगाइए। घड़ी के बजे के साथ आप क्या लगाइए? एट लगाइए। इसके अलावा सुनना ध्यान से, प्रहर की अगर बात करें तो नाइट, मिडनाइट और नून। नून बोले तो शार्प 12 बजे दोपहर में,
करेक्ट, अगर आप 12 बजे किसी से मिल रहे हैं तो आप उनको विश करेंगे गुड नून सर। आफ्टर 12 तो गुड आफ्टरनून। तो मेरे ख्याल से आपको सारे प्रहर की जानकारी होंगी सुबह से लेकर रात तक, है ना? या फिर जानने की जरूरत है? एक बार देख लो, है ना? सुबह 6 बजे से 12 बजे तक क्या होती है? हाँ, 12 बजे करेक्ट नून, 12 के बाद आफ्टरनून, है ना? सुनते जाना। 5 से 8 इवनिंग, 8 से रात के 12 नाइट, 12 से 3 या 4 मिडनाइट, और 4 से 6 ये बताओ, पेपर में आता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जैसा कोई प्रहर नहीं होता बेटा। मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, आप 6 बजे उठे तो आप अर्ली मॉर्निंग है, आप 12 बजे उठे तो आप लेट मॉर्निंग है। समझे? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं भोर, प्रातः काल, या फिर और उसको फिलॉसफी में कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। पर अगर इंग्लिश में कहना है तो इंग्लिश में कहते हैं डॉन। तो जब आज की युवा पीढ़ी के सोने का टाइम होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से फुर्सत होके, उतने बजे फिर डॉन आता है। डॉन मूवी देखिए, डॉन कब आता था? सबके जागते में नहीं आता था, वो रात में ही आता था जब सब सो जाते थे। तो बेटा उस समय के लोग ना 12-1 बजे सो जाते थे। आज के लोगों से पूछना कितने, बोले हम 4 बजे उठ जाते। बोले 4 बजे तो हम सोते हैं, ठीक है? उनको ये वाली मॉर्निंग तो दिखती च नहीं, किधर आके किधर जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डॉन। अच्छा, ये तो हो गया डॉन। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, सांझ, दिया बाती का टाइम सुना है? या फिर आपने वो सुना होगा गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब जितने समय गाय भैंस रिटर्न लौटते हैं उसको बोलते हैं डस्क। ये होता है 5 से 6 का टाइम, सांझ, संध्या, डस्क। तो ये आपको पूरे टाइमिंग पता होने चाहिए। बोलो पता था? अगर नहीं पता था तो स्पेशली एक ये शब्द को आपको पढ़ना है। क्यों बोले मैडम? इससे एक फ्रेज बनता है कि आप यदि वहां जल्दी पहुंचना चाहते हो, है ना, इफ यू वॉन्ट टू रीच अर्लियर यू शुड क्रैक द डॉन। तो आपको क्या करना चाहिए? डॉन को क्रैक करना चाहिए, मीन्स जल्दी से निकलना चाहिए। तो वहां ऑप्शन आया था क्रैक द डॉन, तो उसका आंसर था यू शुड स्टार्ट, ऐसे करके। तो मतलब स्टार्ट मतलब चलना चाहिए, आप शुरू करना चाहिए। तो 4 से 6 का टाइम डॉन का होता है, और हम अगर इस डॉन को क्रैक कर रहे हैं मतलब हम जल्दी से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये फ्रेज पेपर में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं बेटा। मीनिंग्स भी अगर इवन पता है ना तो आपकी 99% कोशिश होती है कि आंसर आपसे बन जाए, और मीनिंग ही नहीं मालूम तो फिर पढ़ते रहो ना आप कितना भी। तो ये प्रहर की जानकारी हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो इनमें से नाइट, मिडनाइट और नून के पहले क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे किसी ने बोला वी टेक रेस्ट एट नाइट। हम रात्रि में क्या करते हैं बेटा? विश्राम करते हैं और दिन भर काम करते हैं, है ना? तो यहाँ पे वी टेक रेस्ट एट नाइट, तो नाइट, मिडनाइट और नून के साथ आप क्या लगाइए? तो एट लगाइए। अगला यूज देखिए बेटा ध्यान से। किसी भी चीज की आपको दर बताना हो, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। आपने सुना भी होगा एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी चीज की दर बताना हो, दर बोले तो शुगर जैसे 40 रुपए प्रति किलो बिकती है, तो ये शुगर की रेट है, दर है। तो दर बताने के लिए, रेट बताने के लिए भी किस शब्द का यूज करते हैं? प्रेपोजिशन एट का। जैसे एक एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा। एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है। शुगर सेल्स एट
40 रुपीज पर केजी। तो यहां पर जब हमें किसी भी चीज की क्या बताना हो, दर बताना हो, तो भी क्या लगता है, तो भी अपना प्रीपोजिशन एट लगता है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम अगर बात करें कि एट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले बोलो एट होम, ऐसे ही बोलो जैसा मैं बोल रही हूँ, एट होम। फिर हम क्या बोलेंगे, छोटा स्थान एट, घड़ी के बजे एट, नाइट, मिडनाइट, नून एट, और दर बताने वाले शब्द एट। तो ऐसे 4 यूजर्स के साथ हमको ये पता होना चाहिए। क्या बोलते, कंफर्म? चलो हेडिंग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेंगे जो हमारा रहेगा इन। इन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, में। एक इन का मीनिंग में या के अंदर भी आता है, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इन को लेकर में के अर्थ को समझो कि इन अगर में का अर्थ दे रहा है तो वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले जैसे एट के बारे में आपने पढ़ा था, एट कहाँ लगता है, छोटे स्थान के साथ, है ना। वैसे ही इन जो है ये बड़े स्थान के साथ लगाया जाता है बेटा। कहाँ कहाँ लगता है बताइए, बड़े स्थान में कौन आ गया, तो देश का नाम आ गया या फिर राज्य का, किसी भी कंट्री का नेम आ जाए, किसी भी स्टेट का नेम आ जाए तो आपको इन ही लगाना है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो इस टाइप से, है ना। जैसे किसी ने बोला ही लिव्स इन इंडिया, तो वो कहाँ रहता है भैया, तो इंडिया में रहता है। इंडिया क्या है, कंट्री का नेम है, तो आपको क्या लगाना चाहिए, तो इन लगाना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी ने बोला क्या वे दिल्ली में रहते हैं, तो डू दे लिव इन दिल्ली, तो जो बड़ा स्थान है या कंट्री का नेम है या स्टेट का नाम है, इनके साथ आपको क्या लगाना है, तो इन ही लगाना है। सेकेंड, ध्यान से समझना, हमने लास्ट क्लास में प्रहर की बात किए थे। प्रहर में मॉर्निंग, सॉरी आपका नाइट, मिडनाइट और नून, फिर से सुनिएगा, नाइट, मिडनाइट और नून के पहले क्या लगाना है, तो एट लगाना है। लेकिन वहीं पर अगर आ जाए मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, बेटा फिर से सुनो, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, तो इसमें ना प्रीपोजिशन इन भी लगता है और आर्टिकल दा भी लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। जहां मॉर्निंग है तो आपको दा कहना है और इवनिंग और आफ्टरनून में आपको दी कहना है, ठीक है। जैसे वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ऐसे करके आप आफ्टरनून और इवनिंग से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम सुबह में स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ आपको क्या लगाना है, तो इन भी लगता है और दा भी लगता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट इन दा बोलो तो आपकी प्रैक्टिस या हैबिट बन जाएगी। एक लास्ट यूज और है इसका, इनका, जितने भी वर्ष के नाम होते हैं, नेम ऑफ ईयर्स, है ना। जैसे अपन ने गांधी जी का ऐसे लर्न किया था, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1869। तो 1869 क्या है बेटा, नेम ऑफ ईयर्स है, तो नेम ऑफ ईयर्स के साथ आपको क्या लगाना है, इन लगाना है ना। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ईयर आ जाए तो हम कहेंगे गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, और 2 अक्टूबर क्या थी, वो डेट थी, तो डेट के साथ ऑन लगता है, लेकिन ईयर के साथ क्या लगाना है, तो इन लगाना है। तो इन के फिलहाल 3 यूजेस को समझिए, बड़े शहर, राज्य या देश का नाम हो तो इन लगाइए। अगर आप कहे तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ आपको इन भी लगाना है, दा भी लगाना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और ऐसे ही वर्ष के नाम कहीं भी दिखे तो क्या लगाइए, तो इन लगाइए। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन रहेगा बेटा इन और इनटू। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बोला कि इसका मीनिंग में या के अंदर भी आता है, तो सिर्फ इन नहीं है, उसमें इनटू भी है ना। क्या होता है, में या के अंदर। अब दोनों में क्या बात है समझना, पहले अंतर क्या है। देखो बेटा, जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किसी जगह पर पहले से है, जैसे ये पेन है तो पेन के अंदर इंक पहले से है, तब लगता है इन। क्या लगता है, इन। जब कोई कहीं पर पहले से है तो क्या लगाइए, इन। लेकिन जब गति के साथ कोई कहीं पे प्रवेश करे, एंट्री ले,
तब क्या लगाइए, इनटू लगाइए। जैसे सपोज टीचर अपने क्लासरूम में है तो पहले से है तो क्या लगाएंगे, इन द क्लासरूम। बच्चे क्लास में हैं, पहले से है, इन। लाइब्रेरी में किताबें है, इन द लाइब्रेरी। जग में थोड़ा पानी है, इन द जग। जग में थोड़ा पानी डालो। जब हम जग में पानी डालेंगे तो उसमें गति होगी, मोशन होगी, और मोशन के साथ कोई कहीं पे प्रवेश करे तो क्या लगाना है, इनटू। अब क्या आएगा, इनटू द जग। प्राचार्य अपने कक्ष में है तो क्या बोलेंगे, इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस। क्लियर हुई इतनी बात। तो कोई कहीं पर पहले से है तो क्या लगाना, इन, और जब मोशन के साथ, गति के साथ एंट्री ले तो क्या लगाइए, इनटू। आप बात को समझना। क्वेश्चन आया है पेपर में, द बस विथ इट्स 50 पैसेंजर्स फेल ब्लैंक द रिवर, इन द रिवर या इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। बस अपने 50 पैसेंजर्स के साथ नदी में गिर गई, तो जब वो नदी में जा रही थी तो मोशन था, बाद में जाके एंट्री ली तो क्या बोलेंगे, इनटू। समझ में आ रहा है। तो इन और इनटू में क्लियर है बेटा। इन कब बोलना, जब कोई कहीं पर पहले से है तो इन लगाइए, और जब मोशन के साथ एंट्री ले तो इनटू। अब एक बात और समझना, जैसे कहीं पर ऐसा मिल जाए कि प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो इन द प्लेग्राउंड या इनटू द प्लेग्राउंड, हाँ, इन या इनटू। बच्चे खेल रहे हैं तो बेटा पहले से है ना, फिर वो खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, उससे मतलब नहीं। पहले से जो जहां है तो इन लगेगा। उसमें क्या लगता है, खेल रहे हैं, दैट मीन्स बच्चों में मोशन है। अरे मोशन के साथ एंट्री हो तब इनटू, कंफ्यूज नहीं होना। मोशन के साथ एंट्री हो तब इनटू, अदरवाइज सिर्फ इन लगाइए। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे हम लेंगे इन और इनटू। एग्जांपल्स देखना, योर बुक्स आर द आलमीरा। ठीक, प्रिंसिपल is blank his office. There is a little water blank the jug. pour यानी डालना या उड़ेलना। some water blank the jug. Children are playing blank the ground. बोलो भाई। फर्स्ट में योर बुक्स आर इन दी आलमीरा, ठीक है। प्रिंसिपल दा लगा लो, प्रिंसिपल के पहले ज्यादा है तो। द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, हाँ, pour some water into the jug। अच्छा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्लियर हुआ बेटा। इन और इनटू में अंतर समझ में आया। परमानेंट क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर वालों के लिए और ग्रेड 2 ग्रेड 3 वालों के लिए यहां से क्वेश्चन आता है इन और इनटू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हम ऑन का मीनिंग क्या जानते हैं बताइए, पर के ऊपर, ऑन यानी पर के ऊपर। इसका एक मीनिंग और आता है, वो आता है को। क्या, को। अब बोले मैडम का के की के लिए तो हमें पता था कि ऑफ लगाइए, का के की के लिए क्या लगाइए, ऑफ लगाइए। पर को के लिए भी ऑफ लगता है क्या, तो बेटा को के लिए ऑफ नहीं लगता, पहली बात। तो बोले मैडम को के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, सुनना ध्यान से। जब को लेकर किसी पर्सन की बात हो रही है, ये पेन राम को दे आओ,
यह पेन राम को दे आओ। तो राम कौन है? पर्सन है, मैनकाइंड एंटीसीडेंट है। तो जब मैनकाइंड एंटीसीडेंट को लेकर को की बात करना हो तो लगाइए टू राम, टू हिम, टू पब्लिक, ऐसा। मैनकाइंड की बात होती है तो टू लगाते हैं। लेकिन जब को लेकर किसी डेट की बात होती है या फिर किसी डे की बात होती है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ या 2 अक्टूबर को हुआ, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो को का मीनिंग आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन 2 अक्टूबर। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? ऑन लगा रहे हैं। मैं तुम्हारे यहां संडे को आऊंगा, डे, संडे को, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे। अब मैटर यहां पर पता है क्या है? हम लोग हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। संडे के दिन आऊंगा, जब आपने संडे में डे बोल दिया तो आपको दिन बोलने की आवश्यकता। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, रवि में जो वार बोला ना, वार का मतलब ही दिन है, तो आपको अलग से दिन बोलने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। आप कहिए संडे को आऊंगा, और इंग्लिश में कह रहे तो ऑन संडे। क्या कहिए? ऑन संडे। तो किसी भी डेट की बात आए या किसी भी डे की बात आए, आपको क्या लगाना है? ऑन। और वो मीनिंग क्या देगा? को का। तो जैसे अगर अपन बात करें, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहां पर क्या आ गया? वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो संडे डे का नाम आ गया। ठीक है। ऐसे अगर हम कहें महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर in 1869, तो सबसे पहले ये नेम ऑफ ईयर्स है, वर्ष के नाम के साथ अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन लगाइए, और डेट अगर आए तो ऑन लगाइए। क्लियर बेटा? सारी चीजें अलग अलग सिखा रहे हैं ना। तो ऑन के मीनिंग तो पर या के ऊपर होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये भाई साहब को का मीनिंग भी देता है, और को का मीनिंग अगर ऑन देता है तो वो डे के लिए और डेट के लिए देता है। 2 तारीख को, 4 दिसंबर को, ऐसे कहिए आप, या संडे को, मंडे को। और बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको लिखते हैं वेडनेसडे और पढ़ते हैं, पढ़ो, ये जेड है, पढ़ो, वेंसडे। साथ में बोलेंगे वेंसडे। फिर से एक और बार बोलेंगे वेंसडे। वेडनेसडे नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वेंसडे। नहीं मालूम था, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्या गलती, हमारे टीचर्स ने ऐसा ही बोला तो हम भी ऐसा ही बोले, है ना। अब वेडनेसडे नहीं बोलना बेटा, प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे, है ना, जैसा लिखा है वेंसडे। ठीक है। तो लिखते ऐसा है पर पढ़ते ऐसा है। क्लियर इतनी बात? तो ऑन वेंसडे। ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर्स भी वेडनेसडे बोलते हैं, गलत है, सुधारो। अपने आसपास जो भी दिखे उनको करेक्ट करते चलो। ठीक है। और खुद भी करेक्ट हो, पहले वो प्राइमरी है। ठीक है। तो डेट और डे की बात आए तो क्या लगाइए? को के सेंस में ऑन लगाइए। क्लियर बेटा इतनी बात? नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की बारी आ रही है अगले। अभी जब मैंने ऑन लिखा था तो बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या मैडम ऑन यानी तो पर होता है, आप तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तो बेटा पर या के ऊपर, पर या के ऊपर के लिए अकेला ऑन नहीं है, 4 भाई लोग हैं। ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, एवव नहीं बोलना, अबव। ऑन, अपॉन, ओवर और अबव। अब दोनों में ध्यान से सुनना कब क्या लगता है। ये मेरा हाथ, मेरे हाथ के ऊपर ये पेन, पर या के ऊपर है, पेन का और मेरे हाथ का आपस में स्पर्श है, टच हो रहा है। ये जब ऐसे टच होता है तब लगाना है ऑन। जैसे टेबल पर बुक्स है, ऑन द टेबल। चेयर पर आप, ऑन द चेयर। अच्छा, चेयर कैसी वाली है? अगर विदाउट हैंड्स है
तो ऑन द चेयर। और जो बॉस चेयर होती है ना, देखा है बॉस चेयर जिसमें हैंड्स होते हैं, तो वहां पर ऑन नहीं लगेगा, वहां पर इन लगेगा, इन द चेयर। माई बॉस इज इन द चेयर और आई एम ऑन द चेयर। समझ गए? ये स्पोकन में आपको बेनिफिशियल होगा, बट वैसे अगर अपन बात करें तो जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति कहीं पर ऐसी अवस्था में है, एकदम टच होना चाहिए, तो क्या लगाइए? ऑन। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अपॉन कब लगता है ध्यान से देखना। मैंने ये पेन लिया और ऐसा फेंका, ये पेन गया, बाद में जाके स्पर्श किया, ये पेन गया, बाद में जाके स्पर्श किया, तो क्या लगेगा? अपॉन लगता है। जैसे टेबल पर बिल्ली कूदी, सुनना ध्यान से, टेबल पर बिल्ली कूदी, तो टेबल पर, तो बिल्ली ने जंप किया मोशन के साथ, बाद में जाके स्पर्श किया, टच हुआ, तो ऐसी दिशा में। अब पर तो यहां भी आ रहा है, टेबल पर, और टेबल पर किताब, टेबल पर बिल्ली कूदी, हर जगह पर का मीनिंग आ रहा है। पर जब टेबल पर बिल्ली कूदी तो बिल्ली में क्या था? मोशन था, बाद में जाके स्पर्श हुआ तो अपॉन द टेबल। समझ गए? ये वाली कंडीशन ऑन, जब इस टाइप से हो तो अपॉन। ठीक, और सुनना, हमारे सर के ऊपर फैन घूम रहा है, हमारे सर पर छत है, बोलते ना हर व्यक्ति के सर पे छत होना चाहिए, पर अब बात यहाँ पे सर पे होना चाहिए ऐसे, मैडम सर पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना ऐसे, तो मतलब वो वजन लेके कब तक घूमेंगे हम, तो बोले नहीं नहीं मैडम नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसी बात गलत हो जाएगी। ऐसे छत ऐसी तो नहीं होना चाहिए, ऐसी भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो, पहली बात, और आपस में स्पर्श ना करे, टकरा टकरा के थोड़ी चलेंगे, तब क्या लगाते हैं? ओवर। फिर से, ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो और आपस में स्पर्श भी ना हो, तब लगता है ओवर। जैसे हमारे ऊपर फैन, ऊंचाई ज्यादा नहीं है और स्पर्श भी नहीं है, छत है। जैसे आपने वो देखा ना जो 4 फाटक पे बना है, बोलो, ब्रिज। ब्रिज जो है, ब्रिज जो है वो नदियों पे बनता है। 4 फाटक में ट्रेन गुजरती है, ये फाटक, यहां से ट्रेन, हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना। तो ब्रिज जो आप कह रहे हो कि 4 फाटक के ऊपर ब्रिज है, तो वहां तो नीचे सड़क और पटरी है, उसके ऊपर ब्रिज नहीं होता बेटा, गलत बात। ब्रिज होता है नदियों को जोड़ने वाला, नदी एक पार से दूसरे पार जाने के लिए जो बन तो नहीं हुआ, जो पुल बनता है उसको ब्रिज कहते हैं। अब सुनना, 4 फाटक पे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, आपस में स्पर्श भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्लाईओवर। उड़ता हुआ है, उड़ रहा है हवा में, और हमसे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी ज्यादा है, और स्पर्श, उसको फ्लाईओवर कहते हैं। अब हुआ क्या था? प्रोजेक्ट पास हुआ, जिन्होंने पास करवाया, नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने बोला कि हम छिंदवाड़ा को एक नई सौगात दे रहे हैं, समझ गए होंगे मेरे बच्चे, तो अब आपके यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। पढ़े लिखे ने बोला फ्लाईओवर, जनता ने सुना ओवर, फिर किसी ने जोड़ दिया ब्रिज, फिर किसी ने बोल दिया फ्लाईओवर ब्रिज, सब एक साथ बोल दो, क्यों? तो हमको ये भी नहीं मालूम कि अंतर क्या है। तो पढ़े लिखे है बेटा अब अपन, अभी तक ऐसा था ठीक है, धकाओ रे श्यामराव, अब नहीं धकाना है, अब आपको सुन के करेक्शन लाना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। तो फ्लाईओवर और ब्रिज अलग अलग चीज है, और ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज जैसी कोई शब्द नहीं होती, ब्रिज हो या फ्लाईओवर हो वो ऊपर ही होता है, ठीक है, समझ गए? तो या तो फ्लाईओवर होता है या तो ब्रिज होता है। ब्रिज किस पर बनता है? नदियों पर, और आपके जो ऐसे सड़कों पे बनने वाला उसको फ्लाईओवर कहते हैं, ठीक है। एक खजरी रोड पे बना है हमारे यहाँ, वो क्या है? फ्लाईओवर, वहां भी नीचे से कोई नदी नहीं बह रही है। और कुलबहरा पे बना है वो, उसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? पुल के ऊपर से आ रहे हैं, मतलब कितनी बढ़िया शानदार बात है ना।
तो ये मेरे को पसंद आ जाती है आप लोगों की बातें। अच्छा ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। अवयव कब लगता है, बोले मैडम अभी तक तो ओवर ही तक पहुंचे ना अपन। अवयव कब लगता है, तो अवयव हम उस कंडीशन पे लगाते हैं जब ऊंचाई बहुत ज्यादा, आपस में स्पर्श की तो बात ही खत्म कर दो, जब ऊंचाई बहुत ज्यादा है और आपस में स्पर्श ना हो तो क्या लगाइए आप, अवयव लगाइए। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब 2-3 क्वेश्चंस देख लो पेपर में आए हुए। ऑप्शंस यही रहेंगे आपके पास, ऑन, अपॉन, ओवर और अबव। अब ध्यान से सुनना, जैसे एक क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल के पेपर में है ये। अच्छा, जैसे मैंने बोला एसएससी सीएचएसएल के पेपर में आया, तो क्या ये ईएसबी के किसी एग्जाम में नहीं आ सकता क्या ये क्वेश्चन? श्योरली आ सकता है, 101% आ सकता है। तो अपने को टारगेट करके चलना है एसएससी के एग्जाम से। जैसे जिनको एमपी टेट का इस बार का ग्रेड 2 देना है ना बेटा, 2 पेपर नहीं हो रहे, सिंगल पेपर हो रहा है, तो वो सिंगल पेपर को इतने तगड़े लेवल पे पूछेगा, तो अपन एसएससी को टारगेट करिए ना, तो आपका ईएसबी का पेपर ऐसे निकलेगा। हमारा सिलेबस सेम है, बस कुछ चीजें अलग से, जैसे क्लॉज ऐड हुए हैं, क्लॉज तो वैसे भी आती है ईएसबी के एग्जाम्स में, तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए, थ्रो अ स्टोन ब्लैंक अ फायर्स डॉग, है ना। और सुनिएगा, द काऊ जम्प्ड ब्लैंक द फेंस। ये क्वेश्चन मिला है एमपीएसआई 2017, ठीक। और सुनना, द कैपिटल ऑफ यमन is situating above 2198 meters, 2198 meters, सॉरी यहाँ 8 है, above the sea level। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल। फिर से पढ़ो, The capital of Yemen is situating at 2198 meters above the sea level। अब क्वेश्चन को समझना और तीनों के आंसर्स करना, तीनों अलग अलग है, ये सीएचएसएल, ये एमपीएसआई और ये सीजीएल, है ना। देखो, थ्रो अ स्टोन ब्लैंक अ फायर्स डॉग, बताओ फायर्स का मतलब होता है गुस्सैल, भड़का हुआ। आंसर बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा अपॉन। अपॉन क्यों आएगा, क्योंकि एक भड़के हुए कुत्ते पर एक पत्थर फेंको, पत्थर जाएगा मोशन के साथ, बाद में जाके निशाना चूका तो कहीं ना कहीं स्पर्श होगा, ठीक है। अपॉन करेक्ट है। द काउ जम्प्ड ब्लैंक द फेंस, फेंस यानी जो तारों की फेंसिंग लगी होती है ना, उसकी चर्चा हो रही। अपॉन या चारों में से बताओ। देखो, ये फेंसिंग है, ये तारों की फेंसिंग है और ये काऊ है, बोलो। सबसे पहले तो गाय अगर इस पे होती तो ऑन, गाय फेंसिंग पर कूदती तो अपॉन लगता, तो गाय इस पे कूदेगी क्या? ये फेंसिंग है, दिख रही है, और ये गाय है, दोनों का आपस में स्पर्श, टकरा जाएगी ना। गाय को भी पता है मेरे को कहां कूदना है, ठीक है। और स्पर्श भी नहीं हो रहा है और ऊंचाई बहुत ज्यादा, बादलों में नहीं उड़ती गाय, वो बच्चों के एनिमेशंस में गैया मेरी बादलों में उड़ रही है वो गाय, है ना। हाँ, वो एनिमेशन है बेटा, रियलिटी नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, ओवर। हाँ, अबव और ऑन अपॉन नहीं आएगा। अब सुनना, द कैपिटल ऑफ यमन, कोई रूल पढ़ाया है क्या मैंने? नाउन प्लस, देख क्या, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो पहला वाला डेफिनिट, इसीलिए आर्टिकल द, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम बोलता है यमन किसी देश का नाम है, कंट्री, प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं लगेगा तो जाने दो। वर्ब किसको देख के लिखते हैं? पहले वाले को, कैपिटल सिंगुलर तो वर्ब, कभी भी बी वर्ब आती है, एम इज आर वॉज वर्ब, तो या तो इसके बाद वर्ब आईएनजी आता है या तो थर्ड फॉर्म में आता है। फिलहाल सही है,
अच्छा, कल पढ़ाया था दर बताने वाले शब्दों के साथ एट लगाते हैं, तो ये दर की बात हो गई, कितने मीटर है, तो बोले 2198 मीटर, दैट मीन्स 2 किलोमीटर्स, ऐसा ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? समुद्र के लेवल के ऊपर। तो आप बताइए, वो अबव लिखा है तो अबव आएगा या ओवर आएगा? क्योंकि ऑन अपॉन तो आ नहीं सकता है ना। बोलो करेक्ट आंसर बोलो। जल्दी बताओ, सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या बोलते भाई, ओवर या अबव? पहली बात तो ये बताइए, 2 किलोमीटर कोई भी बंदा अपनी न्यूड आइज से ऐसा या ऐसा देख सकता है क्या? 2 किलोमीटर की ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है। जब ऊंचाई ज्यादा हो और ऑब्वियस है आपस में स्पर्श, मतलब समुद्र के लेवल से है जरूर पर नहीं, स्पर्श नहीं है ना, और ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो अबव लगाते हैं। तो यहां तो करेक्ट आंसर अबव है। इसका दूसरा एक और तरीका समझो, जहां पर भी आपको ये शब्द दिखे लेवल, किसी भी चीज का लेवल हो बेटा, इवन इनकम का भी लेवल, आपने देखा होगा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने एक लेवल खींच के रखा है, पॉवर्टी लाइन। इसके जो ऊपर होता है वो एपीएल और इसके जो नीचे होता है वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। समझ गए? तो ये क्या है, एक रेखा निर्धारित की है, लेवल निर्धारित किया है। तो यहाँ पे ये लाइन, एल का मीनिंग तो लाइन है, पर मैं आपको बता दूं ये एक लेवल निर्धारित कर दिया गया है। इसके क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं ना आप लोग, यही तो लेवल ही तो है। तो किसी भी चीज के लेवल के ऊपर की बात हो तो अबव और बिलो। ठीक है, तो यहां पर ये जो लेवल शब्द जहां भी आए तो आपको अबव लगाना है, ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर? तो ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, चारों में समझ में आया। ऑन कब लगता है? जब इस प्रकार की स्थिति हो, हाँ, पहले से स्पर्श हो और एक दूसरे के ऊपर हो, और ऐसा हो तो अपॉन, और जब ऐसा हो तो ओवर, बीच में स्पर्श नहीं है और ऊंचाई ज्यादा, और अबव, हाँ, इसके ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा, समझ गए ना आप? हाँ ठीक है, हेडिंग बनाइए जरा और लिखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा एक बार। सबसे पहले ऑन में देखिए, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब कहाँ है? टेबल पर है, मतलब आपस में स्पर्श है। अपॉन, ही हैज थ्रोन, वह फेंक चुका है या उसने फेंकी, क्या फेंकी? तुम्हारी किताब, किताब फेंकी, तो ये अपॉन द टेबल, स्पर्श हुआ है ना, बाद में जाके मोशन के साथ। ओवर, द फैंस आर मूविंग ओवर अवर हेड, मतलब हमारे सर पर फैन घूम रहा है। और अबव की अगर बात करें तो एरोप्लेन्स, प्लेन्स बोलेंगे इसको, एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द बॉर्डर्स, सीमा पर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, प्लूरल है। ठीक है, तो चारों के क्लियर हुआ। अब इसमें अपन ने एक नोट डाल के नहीं लिखा क्या? लेवल वाला नोट डाल के लिख लो। लेवल बताने वाले शब्दों के साथ भी, लेवल बताने वाले शब्दों के साथ